ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन ऐसे है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेज है, मास m, और ये 250 केजी का वेज है, और एक बॉल है और मास इसका बॉल का 1 केजी है, ठीक है। और ये v0 स्पीड से, और v0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 मीटर पर सेकंड से आती हुई टकराती है। क्लियर है के बाद, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और टकराती है। टकराने के बाद ये वर्टिकल चली जाती है बॉल, ऐसे करके, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ ए बॉल ऑफ मास m strikes wedge horizontally and move in vertical upward direction after collision find first velocity of wedge की वेलोसिटी बतानी है, सेकेंड velocity of ball just after collision, third impulse imparted by the ball to the wedge, fourth coefficient of restitution ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कहीं पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना, और इसे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लूंगा। तो आफ्टर कोलिजन ये जो वेज होगा, ये वेज ऐसे बनाता हूं मैं वेज, है ना। वेज इधर चलने लगेगा, इसकी वेलोसिटी कैपिटल V मान लेता हूं, और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। और जो बॉल है, बॉल यहां पे टकराएगी, और टकराने के बाद ये बॉल ऊपर की ओर चलने लगेगी। बात समझ में आई, ऐसे है। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेता हूं, तो अगर जो आप इसे पूरा सिस्टम कंसीडर करोगे, तो इंपल्स इस पे लगेगी ग्राउंड के द्वारा, नो इंपल्स अप्लाइड इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो फर्स्ट के लिए नो इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है ना, इन एक्स डायरेक्शन। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे हम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन। तो पी आई एक्स एंड पी एफ एक्स। तो इनिशियल मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन कितना था भाई, एम वी नॉट, है ना, और इसका तो मोमेंटम था 0। बोर्ड पे देखो, अब ये जो m है इसे मैं v डैश मान लेता हूं, वर्टिकल अपवर्ड चली जाती है। तो बॉल का आफ्टर कोलिजन x डायरेक्शन में तो कोई भी मोमेंटम नहीं है, केवल ये ऊपर जा रही है y डायरेक्शन में, और इसका मोमेंटम आ जाता है तो m इंटू वी। तो इससे क्या आएगा भाई, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन कैपिटल M। m की वैल्यू 1 और v0 की वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड, और ये है 250, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द वेज आफ्टर कोलिजन, और यू कैन से दिस द वेलोसिटी। क्लियर है के बाद,
ठीक है भाई, तो ये तो वेलोसिटी आ गई इसकी। अब ये देखो दूसरे पार्ट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो बताओ आप कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं, किससे? नहीं नहीं नहीं, अभी कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो सबसे एंड में अपने को निकालना है ना। तो बोर्ड पे देखो, हाँ देखो इधर, जब ये इससे बॉल टकराएगी तो इस पे जो इंपल्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बॉल की चेंज होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यदि ये v नॉट थी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो v नॉट cos 37 होगी, और ये वाली वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v नॉट sin 37 होगी। क्लियर है क्या बात? तो आफ्टर कोलिजन जब, क्योंकि इंपल्स इधर लगेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ये अनचेंज रहेगी। ये वाली तो वेलोसिटी कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। और ये वेलोसिटी कितनी थी भाई? ये वेलोसिटी v नॉट cos 37 थी। मान लिया हमने ये m की वेलोसिटी v डैश अपवर्ड हो जाती है ना, तो ये कितना एंगल था 37, ये 53 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा? 53। तो v डैश cos 53, v डैश cos 53 इज इक्वल टू v नॉट cos 37। v डैश cos 53 कितना होता है भाई? v नॉट था आपका 500, cos 37 कितना होगा? ये आ गया। तो v डैश हो जाएगी 2000/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मास m आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अभी हम निकालेंगे इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल टू द वेज। अब बॉल ने वेज को कितना इंपल्स दिया, ध्यान दो। जब इंपल्स लगेगी यहां पर इस जगह, तो इंपल्स जो लगती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस पे भी इतनी इंपल्स लगेगी और इस पे भी इतनी इंपल्स लगेगी, मैग्नीट्यूड में अपोजिट टू द डायरेक्शन होगी। तो हमें निकालनी है इंपल्स इंपार्टेड बाय बॉल टू द वेज। तो बता सकते हैं, ध्यान से देखो, जब इसमें इंपल्स लगेगी इधर की ओर, तो जब इसमें इंपल्स लगेगी इधर की ओर तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और इस पे इंपल्स लगेगी बॉल पर इधर की ओर तो इसका इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कैसे भी निकाल लो आप इसकी इंपल्स, या आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट इज द इंपल्स बिटवीन बॉल एंड वेज, है ना। तो किसके हिसाब से निकालनी है हमें? मान लिया आप वेज को कंसीडर करते हो, तो जो ये इंपल्स लगेगी वेज पर, है ना, तो इसका कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर लेना। कैसे रिजॉल्व करोगे? थोड़ा सा नीचे बना देते हैं हम जे को, ये और ये, तो ये 37 53 37 53। क्लियर है क्या बात? तो इस इंपल्स का जे कॉस 37 चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वेज होगा। तो दिस इज इक्वल टू एम वी। इनिशियल वेलोसिटी तो v थी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो m की वैल्यू कितनी है भाई इसकी? हाँ भाई, इंपल्स इंपार्टेड बाय बॉल टू द वेज, तो m की वैल्यू कितनी थी? 250, और v की वैल्यू आई 2 माइनस 0, तो 500, और j cos 37 कितना होता है? 4/2
5। तो जे की वैल्यू 2500/4 कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी, गलत आ रहा है आंसर। हाँ, जे कॉस 53, बिल्कुल सही बात है, कॉस 53 होगा और 3/5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो ये जाएगा 25/3 न्यूटन सेकेंड, ये इंपल्स। अगर जो आपसे साइन अप पूछें कि व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय वेज टू द बॉल, तो सेम मैग्नीट्यूड में आएगा। तो आप बॉल की हेल्प से भी निकाल सकते हो, है ना, बॉल की हेल्प से भी निकाल सकते हो। फोर्थ, अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along common normal divided by velocity of approach along common normal। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो देखो इसे, तो ये यदि v डैश है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी v डैश साइन 53, है ना। तो यहां पे देख लेता हूं मैं, देखो इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ पहले तो मेरे को। जब ये आ रही थी तो अलोंग कॉमन नॉर्मल ये है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0 साइन 37 माइनस 0 है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब कोलिजन हो गई तो ये तो v से ऐसे जा रही है और ये v डैश से ऐसे जा रहा है, तो अलोंग कॉमन नॉर्मल इसकी वेलोसिटी इधर की ओर लेंगे। हाँ भाई, ये कितना है? 37 तो हाँ, तो ये तो हो जाएगा v साइन 37 और इसकी वेलोसिटी ये लेंगे जो कि होगा v डैश, ये ऐसे था ना, ये 53 है ना, 37 लिख लेता हूं, इसे 53 लिख लो चलो आप। तो ये हो जाएगा v डैश साइन 53। क्लियर है क्या बात? तो ये तो आ जाएगा v साइन 53 माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस v डैश साइन 53 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हो जाएगी कि v साइन 53, हाँ भाई v साइन 53 माइनस माइनस प्लस v डैश साइन 53 आएगा, इसकी भी ये आएगा v डैश साइन 37, v डैश साइन 37, साइन 37 3/5, v डैश साइन 53 4/5 डिवाइडेड बाय v0 3/5, ऐसे आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को आप ऐसा समझ लो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझनी है। बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ये सेपरेट हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं? ये तो अप्रोच कर रहे हैं। अगर जो मान लिया ये इस तरीके से है 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे आ रहा है, तो अब ये सेपरेट हो रहे हैं, है ना। और अगर जो मान लिया ऐसे होता कि 1 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अप्रोच कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो इसमें आप किसी पे भी बैठ जाओ, किसी पे ही बैठ जाओ, इस पे भी किसी पे ही बैठ जाओ, तो आपको सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है ऊपर। तो जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कितना सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है? 1 + 2 3, है ना। और ये दोनों यदि एक डायरेक्शन में जाते तो 2 - 1 1 आती। अब ध्यान से देखो,
अब अगर जो आपको मैथमेटिकली लिखना है v2 माइनस v1 ऐसे करके, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, तो किसी को भी ले लो पॉजिटिव, या तो -3 आएगा आंसर या +3 आएगा। तो आप यहां पे प्लस वाले को ले लेना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। तो आपको यहां मैग्नीट्यूड ही लिखना है, यहां पे कुल मिला के बात ये है, इसमें भी मैग्नीट्यूड ही लिखना है। सही है? तो किसे पहले लिखना है किसे बाद में लिखना है उसका मतलब ही नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है बेटा? हाँ भाई, तो मैं थोड़ा सा इसमें वैल्यू रख देता हूं। हाँ भाई, v की वैल्यू कितनी आई थी? 2 मीटर पर सेकेंड। वैच की वैल्यू यहां पे इज इक्वल टू 2 3/5। v डैश कितना आया था बता सकते हो? 20,000/3 ऐसे आया था ना? नहीं, 2000 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/5 आया था। और v नॉट तो 500 मेरे को याद है, और 3/5, तो 5 से 5 कट ही जाएगा ये, तो 6/6 प्लस कितना आएगा? 8000/3 और 1500, जो भी आंसर आएगा। 6×3 = 18, तो 18,000 और 5×3 = 45, ऐसे कुछ करके आ जाएगा ई की वैल्यू, है ना? ऐसे आ रही है, जो भी आएगा। ठीक है? ओके, मैं इसे साफ कर देता हूं अब। हाँ बेटा, नहीं, हाँ प्लीज, हाँ डालना, हाँ डालना। हाँ भाई, अभी देखो एक बार, 1 मिनट और रुको। देखो, कोलिजन का और क्वेश्चन कराते हैं अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ऑब्लिक कोलिजन का ही क्वेश्चन कराते हैं, है ना? ये मान लिया एक स्पेयर है और इसकी रेडियस r है, ये इसका ओरिजिन है, और यहां पे r/2 दूरी पर ऐसे करके एक पॉइंट मास है, और जो कि h ऊंचाई पर है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ये ऐसे, और ये रिलीज करता है, तो रिलीज करने के बाद कोलिजन होती है यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ऐसे छड़ा और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी। तो आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ स्पेयर एंड बॉल, है ना? इफ बॉल ऑफ मास m is released from rest as shown in figure and collide with sphere perfectly inelastically, find velocities of ball and sphere after collision, है ना? ये स्पेयर है, इसका मास कैपिटल M है। ठीक है भाई, तो बताओ कैसे करेंगे फिर? भाई ये चित्र ऐसे ही बनाए रखना,
दोबारा से बनाना, ऐसे है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं यूं, ठीक है भाई। और इस पॉइंट पे आके टकराता है ये, तो जब ये नीचे h हाइट आएगा तो u तो इसकी 0 हो जाएगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट, और v नॉट की वैल्यू √2gh होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस बॉल पर जो इंपल्स लगेगा वो इंपल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सही है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जैसे यहां पे आ रही होगी v नॉट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेता हूं ऐसे, और एक ये मान लेता हूं ऐसे, है ना। पहले ये बताओ ये थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकाल लेते हैं, इसमें कहीं भी बना लेना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गलत गंदगी मत फैलाना, आप यहीं पे निकाल लो, है ना। ये है थीटा, दिस इज r/2, दिस इज r, तो साइन थीटा जो होगा कितना होगा? कॉस थीटा लिखेंगे, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है क्या बात? ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री होगा। तो बोर्ड पे देखो, जब ये बॉल आ रही है तो मैं इसका चित्र यहां बना देता हूं, तो v नॉट से टकराएगी ऐसे करके, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये, हाँ भाई 60 जो होगा ये एंगल आएगा 60 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी v नॉट cos 60 होगी, और ये v नॉट sin 60 डिग्री होगी। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो अभी जरा, तो जब मैंने बताया इस पे इंपल्स इधर लगेगा J, और स्पेयर पे इंपल्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, तो यहां पे तो पृथ्वी है, तो इस इंपल्स का ये वाला कंपोनेंट तो J डैश बैलेंस कर देगा, तो इस पे इंपल्स ये है, तो इस इंपल्स की वजह से इधर की वेलोसिटी आ जाएगी इसमें, तो ये जो स्पेयर है ये इधर भागेगा, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। क्लियर है क्या बात भाई? ये v से भागा, और मास है इसका m, सही है बात। और ये वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि इंपल्स तो ऐसे लग रहा है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में तो vt एज इट इज ही रहेगी, ये वाली, सही है ना। और इधर की वेलोसिटी मैं v नॉर्मल मान लेता हूं, बोलो सही है। अच्छा, अब देखो इस सिस्टम को यदि मैं कंसीडर करूं तो इसमें x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड के द्वारा लगेगा, तो मैं कंजर्वेशन लगा दूंगा इन x डायरेक्शन, EI x P फाइनल इन y। तो मेरे को बताओ जस्ट बिफोर कोलिजन जब ये v नॉट से नीचे आ रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे था, ये v नॉट से नीचे आ रहा था, तो दोनों का मोमेंटम 0 रहेगा। नहीं आई बात समझ? जबकि इसका मोमेंटम आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी मैंने v मान ली, तो इसका मोमेंटम -mv आ जाएगा। और ये जो बॉल है, ये बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन x डायरेक्शन में क्या होगा? बोर्ड पे देखो, एक तो n कंपोनेंट की वजह से ये थीटा मान लेता हूं मैं, vn cos थीटा प्लस mvn cos थीटा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो vt की वजह से m sin थीटा। ये देखो जरा,
हाँ भाई, आ गई बात समझ में? ऐसे करके है, ये r/2 है, cos थीटा लगा करके 1/2, एक तो ये बात बन गई। तो mv इज इक्वल टू m कॉमन लेके, हाँ भाई, vn cos थीटा cos 60 1/2 v फाइनल sin 60 √3/2, ऐसे करके आ जाएगा। चलो इसे तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, या 2mv इज इक्वल टू m vn प्लस vt इंटू √3। चलो एक इक्वेशन ये बन गई, क्लियर है बात? अब दूसरी इक्वेशन कैसे लगाएंगे बताओ? हाँ भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ हाँ हाँ, ये तो आफ्टर कोलिजन है ना? अब ये बताओ कि और क्या कर सकते हैं हम? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो अब तुम आपको समझ में आएगा और ज्यादा कि परफेक्टली इनइलास्टिक में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं, है ना? तो बोर्ड पे देखो एक बार, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? बता सकते हो बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? चिपक जाएगी, ये तब होता, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है E बराबर 0। बात समझ में आई? यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, ये शब्द लिखना जरूरी है, अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल, और ये 0 है। तो मेरे को आप कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता सकते हो कितनी होगी? हां बता सकते हैं, इस वेलोसिटी से आ रहा होगा। देखना जरा ये सही लिखा है क्या नहीं। ये बॉल ऐसे आ रही है ना, तो जब ये आएगी तो इधर की ओर v नॉट हाँ कॉस, एक मिनट रुक जाओ, ये 30 डिग्री आएगा बेसिकली, सही है? ये 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, है ना? तो ये vt जो था v नॉट साइन 30 आएगा ये, है ना? तो वो तो हम बाद में वैल्यू रखेंगे, चलो बाकी तो सब सही है। ये 30 डिग्री आएगा बेटा, ये 60 है, ये 30 डिग्री, तो v नॉट कॉस 30 डिग्री से तो आ रही है। अब फिर से सेपरेशन का बताओ मेरे को, देखो ये तो इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बता दो मेरे को, और ये इधर जा रहा है vn से, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो सेपरेशन ये कितना कंपोनेंट होगा? v cos थीटा माइनस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस vn। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? तो v cos थीटा प्लस vn, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो vn होगा माइनस v cos थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं? हाँ, तो vn जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा अल्टीमेटली, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें इस पेयर की वेलोसिटी आ जाएगी, कैसे? v इज इक्वल टू m/2m, और vn की वैल्यू आ गई, अच्छा एक मिनट रुको, ऐसे नहीं रखो, 2mv m, vn की वैल्यू यहां रखेंगे माइनस v cos थीटा, अरे cos थीटा की वैल्यू यहीं पे रख दूं हाथों हाथ, दिस इज माइनस v cos 60 माइनस v/2, तो vn की वैल्यू v/2। दूसरी बात, v टेंजेंशियल जो थी v नॉट साइन 30 थी, और v नॉट की वैल्यू थी √2gh 1/2, तो ये आ जाएगा √gh/2। क्लियर है क्या बात? और ये √3 एज इट इज रहेगा ही सही।
तो अब बोर्ड पे देखो, v कॉमन लेकर के 2 कैपिटल M प्लस m बाय 2 इज इक्वल टू m रूट 3, ऐसे लिख लेंगे, रूट 3gh बाय 2, ये आ गया। काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई, तो v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू m अपॉन रूट 3gh बाय 2 अपॉन 2m प्लस m बाय 2 इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 4m 3gh अपॉन 2 अपॉन 4m प्लस m इज इक्वल टू m रूट 6gh अपॉन 4m plus m is the velocity of the sphere after collision। हाँ साइना, कॉपी कर लिया बेटा? हाँ जी सर। है ना? तो अब किसकी, तो स्पेयर की तो वेलोसिटी आ गई, अब बॉल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अरे ये तो टेंजेंशियल ऐसे और नॉर्मल ऐसे जा रही है, पता है आपको? तो हाँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगी इट विल बी इक्वल टू वीटी का स्क्वायर प्लस वीएन का स्क्वायर। तो वीटी तो सेम ही रहेगी, रूट जी एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और प्लस वी नॉर्मल निकालनी पड़ेगी अपने को, है ना? तो वीएन जो निकलेगी यहां से निकलेगी, और कोई तरीका नहीं है इसमें वीएन निकालने का। लेकिन हां, अरे वीएन वो भी तो आई थी अपने पास, रिलेशन भी तो आया था माइनस वी कॉस थीटा, बोलो ये भी तो आया था ना, यही था ये क्या? अरे v इज इक्वल टू माइनस वी एन कॉस थीटा था मेरे ख्याल से। हाँ यही होगी ना? हाँ, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है ना, 0 है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, तो ये v cos थीटा ही आएगी। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? gh बाय 2 और vn की जगह v cos थीटा, और v cos थीटा की जगह v बाय 2। क्लियर है क्या बात? और ये तो स्क्वायर आएगा, लेकिन तो इसका स्क्वायर आएगा, तो रूट जी एच बाय 2 वी स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिख देता हूं यहां साइड में, इसका जगह वी स्क्वायर बाई 4 और वी स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर 6gh अपॉन, ओके। अरे ये तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, लाइट भी नहीं आ रही। सुनो, तो इसे तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना भैया? आप कर लेना इसे, इसका स्क्वायर आएगा बस यहां पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या बात? ये है। तो काफी सही सवाल था ये भी, है ना? अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइन है और ये 60 डिग्री पे है और इसकी हाइट h है, ऐसे करके कर दे यार, कहां पे? एक यहां पर एक बॉल है मास m की, सही है? ये यहां से आएगी ऐसे करके, फ्रिक्शनलेस है। तो एक यहां पे इंक्लाइन है,
और ये है 30 डिग्री पे। क्लियर है के बाद ऐसे आती है और यहां टकराती है। क्लियर है के बाद तो इस पॉइंट को ए मान लेता हूं। इफ बॉल एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट as shown in figure and then slide down on second incline, ये second incline है, second incline. If E is equal to 0, find the speed of the ball. यहां पर जो कोलिजन होती है उसके लिए E की वैल्यू यदि 0 है तो उसकी वैल्यू निकालनी है ना, स्पीड निकालनी है। यहां पे आके टकराएगी, यूं चली जाएगी यदि E 0 है। दूसरा, इफ बॉल मूव्स horizontally, ball moves horizontally just after collision at B, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, at B, find coefficient of restitution, E की वैल्यू निकालनी है। बट थोड़ा सा मेरे को बनाने दो एक बार, फिर से गलत कराने से अच्छा है थोड़ा सही करा दो, है ना। एक मिनट, जैसे ऐसे था ये, तो ये V नॉट ऐसे था और ये 30 डिग्री था ऐसे करके। आई बात समझ में? तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये तो 60 था, ये 60 था, ये 120 होगा, ये 120 होगा, तो ये 30 डिग्री होगा बेटा। हमने काफी कुछ गलती कर दी है, तो ये V नॉट cos 30 आएगा कंपोनेंट, ठीक है। और ये नहीं 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 60 नहीं आएगा, अरे V नॉट तो ऐसे है ना, ये यूं ऐसे, ये 30 है और ये 60 होगा, तो ये 120 है 30, तो V नॉट cos 30 आएगा। सही है ना? तो हाँ, पहले का पार्ट भी गलत हो गया। उसमें क्या पूछा था पहले के पार्ट में, हाँ, तो उसका पहले पार्ट में जो आंसर आएगा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी कंपोनेंट V नॉट साइन 60 था, सही है ना, तो वेलोसिटी कंपोनेंट पहले पार्ट में ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो रहेगी पहले पार्ट की V नॉट cos 30 यानी √2GH √3/2, यानी कि कितना आएगा 3GH/2 वेलोसिटी आएगी। पहले पार्ट का आंसर ये होगा। फिर बोलो भाई। जी सर।
है ना। तो अब मैं इसे भी सही कर देता हूं, थोड़ा सा सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये v नॉट cos 30 आएगा फिर, है ना, v नॉट cos 30 आएगा, सही है। तो जो v डैश cos 30 है, v नॉट cos 30, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, तो यानी कि v डैश जो होगा वो v नॉट के बराबर आ जाएगा, सही है, ये आ गया। तो अच्छा, फिर v डबल डैश क्या होगा, v डबल डैश विल बी इक्वल टू v डैश साइन 30, यानी v नॉट साइन 30, ये v डबल डैश हो जाएगा। क्लियर है बात, v नॉट साइन 30, इसका मतलब v डैश जो आया v नॉट आया, तो यानी कि पहले टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, और टकराने के बाद भी वेलोसिटी कितनी हो गई, v नॉट, तो यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज 1, और वो तो वैसे भी आ जाएगा यदि आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेशन तो वेलोसिटी v डबल डैश होगी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v नॉट साइन 60 होगी, बोलो, और v डबल डैश कितना था, हाँ v डैश जो होगा ना, v डबल डैश होगा v नेट साइन 60, और ये कितनी वैल्यू आएगी, ये v नॉट साइन 30 आएगी, है ना, v नॉट साइन 30, तभी तो वो v नॉट साइन 30 अपॉन v नॉट साइन 30, तो e की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1। बहुत मेहनत करा दी इसने, अपनी गलती, लिखो वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम, बोलो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यदि मान लिया कोई कार है ऐसे, है ना, ये कार है ऐसे, और इस कार पे मान लिया कोई सिस्टम है ऐसे, यहां पे टैंक लगा हुआ है एक इसमें और रेत भरी हुई है ऐसे, और इसे आप खींच रहे हो ऐसे फोर्स एफ से, तो इस पे रेत गिरता जाएगा, मान लेते हैं इसका मास कितना है, m नॉट है, तो जब इस पे रेत सैंड गिरेगा तो क्या होगा, इसका मास बढ़ता जाएगा, क्लियर है बात, तो इसका मास वेरिएबल होगा। तो यदि आप न्यूटन सेकंड लॉ आपसे पूछे तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हो आप, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू v, बोलो, ऐसे बोलते हो ना, प्लस dp dm अपॉन dt, आप इसे ऐसे लिख लो, बोलो। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लिया ये dm अपॉन dt है, dm अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्लियर है क्या बात। और जो ये v होती है, यहां पर आता है v रिलेटिव, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, और ये तो देखो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये तो नेट फोर्स हो गया, ये जो फोर्स होता है ये थर्स्ट फोर्स होता है, इसे बोलते हैं थर्स्ट फोर्स, बोलो, ध्यान से देखो, जैसे कि
आप यहां पे खड़े हो, मान लिया आप एक रेल है ये, और आपने अपने हाथ में पानी ले रखा, पाइप ले रखा है ना, ये पाइप यहां पे ऐसे जा रहा है और इससे पानी आ रहा है। तो जब आप यहां से पानी डालोगे तो ये कार क्या है, इधर चलेगी। बात समझ में आई? तो इसमें से पानी निकल रहा है, या बंदूक लेके खड़े हो जाओ, लगातार गोलियां निकालो, तो इसमें से इसके रेस्पेक्ट में कुछ मास, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी से जो मास है dm अपॉन dt के रेट से, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, vr, और dm अपॉन dt जो है उसे म्यू में लिख लेते हैं, और kg पर सेकेंड में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया होता है। तो जब कोई मास किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी से जाता है और उसका रेट चेंज ऑफ मास dm अपॉन dt है, तो इस पूरे सिस्टम पर एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं हम थर्स्ट फोर्स। बोलो, थर्स्ट फोर्स। क्लियर है के बाद? तो जो F थर्स्ट की वैल्यू होगी, वो ध्यान रखना, वो वैल्यू ये V रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt या V रिलेटिव इंटू म्यू के बराबर होती है। बात समझ में आई नहीं? जब तक इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। पहले मैं सवाल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये थर्स्ट फोर्स है, V रिलेटिव इंटू म्यू। खाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या पिक्चर देख रहा था? हैं? कितनी देर से देख रहा है गाना? नहीं पूछ रहा हूं मैं। अबे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कितनी देर से देख रहा है? 5 मिनट से, 2 मिनट से? उनके जाने के बाद, जाने से पहले? जाने से पहले क्या कर रहा था? पेपर। अच्छा ठीक है, देख ले। तू खाना खा ले। ठीक है बात? तो ये है। तो देखो, जैसे मान लिया ये रॉकेट है, ऐसे इसमें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम भी पढ़ते हैं। तो जब ये रॉकेट से गैस निकलती है, रॉकेट ऊपर क्यों चलता है बताओ? क्यों चलता है ऊपर? हाँ, तो आप एक बात ध्यान रखना इसमें अभी, कि जब किसी बॉडी से कोई मास गैस की फॉर्म में है, जैसे इसमें मास का रेट dm अपॉन dt जैसे म्यू kg पर सेकेंड से निकलता है, और रॉकेट के रेस्पेक्ट में v रिलेटिव वेलोसिटी से निकलता है, और उसके निकलने का रेट dm अपॉन dt है। जैसे मान लिया गैस है, तो गैस मान लिया 5000 मीटर पर सेकेंड से निकल रही है, और निकलने का रेट 2 kg पर सेकेंड है। तो ये इस पे एक थर्स्ट फोर्स लगाएगी, और उस थर्स्ट फोर्स की वैल्यू v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt होगी। दैट्स इट। क्लियर है बात? ये तो हो गया ऐसा। चलो
अभी ये रॉकेट पॉपुलेशन सिस्टम तो मैं बताऊंगा अभी, पहले आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करा देता हूं। ये बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, ऐसे ये कार है, ट्रॉली है, और हम इसे फोर्स F से खींच रहे हैं। इसका इनिशियल मास m0 है, और यहां पर एक सिस्टम रखा हुआ है और उसमें रेत भरी हुई है ना, जैसे कन्वेयर बेल्ट से चलती हो। तो इसमें से रेत निकल रही है ऐसे, और रेत निकलने का जो रेट है, ये तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ये चल रही है। तो सैंड इज, ऐसे लिखेंगे, सैंड इज फॉलिंग ऑन द कार्ट, ऑन द कार्ट एट ए रेट म्यू kg पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? एंड ए फोर्स F is applied at t is equal to 0। फोर्स लगना चालू हुआ, और इसका इनिशियल मास कितना था m0, तो मास तो इसका बढ़ता जाएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये काफी लंबी काट है, आप इसे ऐसे मान लो, है ना। कभी आप सोचो कि सर ये तो इसके आगे निकल जाएगी। कंसीडर ये करना है कि इसका जो मास है काट का, इनिशियल तो m0 था, तो क्या आप मेरे को आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मास ऑफ काट बता सकते हो आप? हां बता सकता हूं। बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? m0 तो पहले ही से था, म्यू टी से। वेरी गुड। म्यू होता है dm अपॉन dt, और dm इज इक्वल टू म्यू dt। तो जो रेट होगा वो m इज इक्वल टू म्यू टी, है ना। तो म्यू टी आफ्टर टी टाइम म्यू टी हो जाएगा। तो मास तो इसका वेरिएबल है। अब बोर्ड पे देखो, हाँ भाई, इसका यदि मैं एफबीडी बनाऊंगा तो एक तो इसमें फोर्स लग रहा है F, एक्सटर्नल फोर्स। क्या इसमें और भी कोई फोर्स लगेगा? हां लगेगा, अपथर्स्ट फोर्स लगेगा। देखो आप इस पे बैठ जाओ, जब आप इस पे बैठ के इस डीएम मास को देखोगे तो कार तो जाएगी रेस्ट पे। मान लेते हैं किसी टाइम पर, माना लेट एट टाइम t इट्स वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेलोसिटी बिकम्स v हो जाती है। तो t टाइम पर जब ये डीएम मास इससे गिर रहा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से ऐसे आ रहा होगा, ऐसे, है ना। तो इस पे अपथर्स्ट फोर्स लगेगा, एक अपथर्स्ट, इस पे थर्स्ट फोर्स लगेगा, थर्स्ट, और वो थर्स्ट फोर्स होगा कितना? v रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन dt। तो इसके रिलेटिव ये डीएम मास कितने से वेलोसिटी से आ रहा था? v वेलोसिटी से। और रेट क्या है उसके बढ़ने की? म्यू। समझ में आई बात? तो इस पे थर्स्ट फोर्स ऐसे लगेगा। तो एफ नेट कितना लिखूंगा भाई? एफ माइनस एफ थर्स्ट। बात समझ में आई नहीं? यही होगा एम ए का मतलब डीवी अपॉन डी टी। तो एफ, तो अब इस पे कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा, इस पे वेरिएबल फोर्स लगेगा,
और ये होगा म्यू इंटू वी। क्लियर है क्या बात? तो एम डीवी अपॉन डी टी और ये आ जाएगा एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू डी टी। बात समझ में आई नहीं? Yes. ठीक है भाई, तो ये है। अब देखो, हमें इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। एफ माइनस म्यू वी डीवी इज इक्वल टू डी टी। टी बराबर जीरो पर स्पीड जीरो थी, टी बराबर टी पर इसकी स्पीड वी हो गई। बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln ax प्लस बी अपॉन ए। तो यहां देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस म्यू वी अपॉन म्यू, है ना? फ्रॉम जीरो टू वी इट इज टी, जीरो टू टी माइनस जीरो, है ना टी। तो इधर देखो माइनस एम अपॉन यू और पहले वी रखेंगे माइनस, फिर क्या रखेंगे? जीरो। बोलो, इज इक्वल टू टी। तो एल एन एफ माइनस म्यू बी अपॉन एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम। तो एफ माइनस म्यू वी अपॉन एफ म्यू टी अपॉन एम। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा एफ माइनस म्यू वी इजकल टू एफ ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, और म्यू वी कॉमन लेके एफ वन माइनस ई की पावर म्यू टी अपॉन एम। जो स्पीड आएगी एफ अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टी अपॉन एम। दिस इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे रुको, सुन लो सुन लो सुन लो, गलती हो गई फिर से। शिट, एक मिनट ध्यान से सुनो, मैं साफ कर रहा हूं एक बार। हाँ, अरे ये जो मास है m, ये जो m है ना, रुक जाओ एक मिनट, ये कांस्टेंट नहीं है। ये m तो जो होगा यहां से m नॉट प्लस म्यू टी होगा और dv अपॉन डी टी, सॉरी हाँ dv अपॉन f माइनस म्यू वी एम नॉट प्लस म्यू टी होगा। इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन अपॉन व्यू एल एन म्यू टी। म्यू वी जीरो टू वी म्यू टी जीरो टू टी। तो म्यू से म्यू कट जाएगा,
ln, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ln f, ln म्यू टी प्लस माइनस ln m नॉट। क्लियर है बात? मैं भी कह रहा यार, ln, हाँ भाई, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके ln f अपॉन f माइनस म्यू बी इज इक्वल टू ln म्यू टी अपॉन एम नॉट। तो दोनों ln ln कट जाएंगे, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू टी अपॉन एम नॉट, है ना? तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने इसमें से देखा नहीं, तो थोड़ा सा डिवाइड कर देना, उल्टा कर देना, अपॉन एफ ऐसे लिख लेना, एम नॉट अपॉन प्लस म्यू टी अपॉन म्यू टी। तो यह आ जाएगा म्यू वी अपॉन एफ, म्यू टी कॉमन लेके ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। बता दूंगा अभी। Yes, sir. ठीक है भाई। अच्छे, एसेलेशन कैसे निकालेंगे अब इसका? एसेलेशन डीवी अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, है ना, जो u बाई वी फॉर्मूला होता है ना, क्वोशेंट में, स्क्वायर एम नॉट प्लस म्यू टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस एफ टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो एम नॉट एफ म्यू टी एफ म्यू टी एफ, सही है भाई, म्यू टी एफ अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, एस्टिलेशन आएगा एम नॉट एफ अपॉन एम नॉट म्यू टी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात?
ठीक है। अच्छा, अभी तो इसमें मास जो है गिर रहा था इस पे, तो मास इसका बढ़ रहा था, सही है बात। अभी मैं इसमें ट्रॉली में क्या नीचे छेद कर देता हूं, कैसे, बोर्ड पे देखो, ये ट्रॉली थी और इस ट्रॉली में यहां पे छेद है ऐसे करके, और यहां पे रेत भरा हुआ है ऐसे, और आपने इसे एफ फोर्स से स्टार्ट करा और इनिशियल मास म्यू नॉट था, तो जो इसमें से रेत निकल रहा है, सैंड निकल रही है, उसका रेट जो है वो म्यू है, रेट ऑफ फॉलिंग, एग्जाम्पल लिख लेना, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड इज म्यू केजी पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात। है ना। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इफ at t is equal to 0 it starts from rest and a constant force is applied on it as shown in figure। आई बात समझ में। कैसे करेंगे बताओ अब। बिल्कुल सही बात है, एट टाइम टी पर पहले तो इसका मास निकालेंगे और वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले कर दी है ना। तो मान लेते हैं एट टाइम टी, एट टाइम टी इसका मास है ना कितना हो जाता है, एम नॉट माइनस म्यू टी हो जाएगा, और इस पे फोर्स लग रहा है एफ, और इस पे गिर रहा है मास। क्लियर है बात। तो मेरे को ये बताओ, आप इस पे बैठ जाओ, तो जो एफ थर्स्ट फोर्स होता है वो होता है वी रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन डी टी, यानी कि वी रिलेटिव इंटू म्यू। वी रिलेटिव क्या होता है कि जब आप इस पे बैठ करके देखोगे तो जो डीएम मास है यानी ये, इसके रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो जब आप इस पे बैठ के देखोगे तो ये जो डीएम मास नीचे गिरा, इसकी मान ले किसी टाइम पे, टाइम टी पे इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी, बात समझ में आ रही है नहीं। तो मेरे को वी रिलेटिव बताओ इसके रेस्पेक्ट में। उसी से, हां इसके रेस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी तो v आ गई, तो इसके रेस्पेक्ट में जो डीएम मास सीधे सीधे नीचे गिर रहा है, तो x डायरेक्शन में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, बोलो 0। सही है ना। तो इस केस में थर्स्ट फोर्स नहीं लगेगा, सही है। पहले वाले केस में तो ऐसे आ रहा था इसमें, इसके रेस्पेक्ट में, अब ये इसके रेस्पेक्ट में नीचे ही गिर रहा है ऐसे सीधे सीधे। आ गई बात समझ में। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देता हूं। एफ नेट जो होगा इस पे एफ, और जो मास होगा एम नॉट माइनस म्यू टी, और ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी। तो एफ डी टी अपॉन म्यू टी इज इक्वल टू डीवी, बोलो। तो इंटीग्रेट करेंगे, हां भाई, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, t पर वेलोसिटी v।
मैं चेक कर लेता हूं कभी अब की बार कोई गलती ना हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन एम नॉट माइनस म्यू टी फ्रॉम 0 टू टी v माइनस 0, हाँ भाई, माइनस एफ अपॉन म्यू, तो पहले t रखेंगे, सही है, माइनस लगा के रखेंगे, तो ये आएगा ln म्यू टी अपॉन एम नॉट म्यू वी अपॉन एफ, ऐसे आ जाएगा। है ना? तो जो स्पीड आएगी v इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन म्यू ln एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन एम नॉट, ये माइनस अंदर एडजस्ट कर देंगे, ln a अपॉन b इज इक्वल टू ln b अपॉन a होता है, तो f अपॉन म्यू ln एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, दिस इज द velocity of the cart as a function of time t. Yes, sir. हाँ भाई, एक्सेलेरेशन निकालेंगे इसका dv अपॉन dt करके, तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होता, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस म्यू टी, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम नॉट तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए अपने को, इनटू माइनस म्यू, ऐसे आएगा डिफरेंशिएशन। एम नॉट से एम नॉट कटेगा, माइनस से माइनस, म्यू से म्यू, तो एफ अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा। Yes. तो ये तो देखो सिंपल था वैसे तो यार, हम तो ऐसे भी कर देते, इतना बड़ा करा हमने नहीं। बोर्ड पे देखो, अगर जो टाइम टी पर इसका मास इतना था और इसमें फोर्स इतना लग रहा था, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, F इज इक्वल टू म्यू टी इंटू ए। ये तो सिंपल था यार, अगर जो एक्सेलेरेशन निकालना था हमें। क्यों ऐसा क्यों हो गया इसमें, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो मास गिर रहा है वो इस पर, इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन अगर जो मान लिया मास इसमें ऐसे गिरता किसी वेलोसिटी से, तो इस पे एक फोर्स लगता, तब हमें काउंट करना पड़ता, जो कि रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। क्लियर है बात, ये है। तो उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप अपने डाउट पूछ लो।